नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अड्डा पे आज बात करेंगे राजनीतिक सरगर्मियां की। अगर पूरे देश की बात करें तो चारों तरफ हलचलें जो हैं काफ़ी तेज़ नज़र आ रही हैं। महाराष्ट्र में जहां उद्धव सरकार और उनके कुछ मंत्री बीजेपी के तारीफ़ों के कसीदे पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को की तारीफ़ें कर रहे हैं और उनको अपने आप को इस परिवार का बता रहे हैं, वहीं अगर पंजाब की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में ऐसी ठनी हुई है कि दोनों एक दूसरे के निर्वाचन क्षेत्र में अपने अपने पोस्टर लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शुभेंदु अधिकारी कह चुके हैं, जो कि पहले टीएमसी में थे और अब बीजेपी में आ चुके हैं इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका कहना है कि ये कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं बल्कि प्लांटेड, मोटिवेटेड, पॉलिटिकली बैक्ड कम्युनल वायलेंस है। वायलेंस आए दिन वहाँ देखने को मिल रहा है, आज भी देखने को मिला। और वहाँ के बीजेपी के एक एमपी का कहना है कि वो जब अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की। यूपी की अगर बात करें तो कभी यूपी में नेशनल लीडर्स जो हैं वहाँ पहुँचते हैं और मैराथन मीटिंग्स होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं और लगातार मिलने का दौर चलता है, मीटिंग्स का दौर चलता है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मिलते हैं। और ऐसे में मीडिया में कयासों के बाज़ार जो है वो गर्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर चुपके महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल से फुर्सत मिल चुकी है। कैप्टन अमरिंदर ने उनको अपने आप को बैक करने के लिए हायर कर लिया है और इन सब के बीच में प्रशांत किशोर ऐसे चलते चुपके एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। खबरों की माने तो प्रशांत किशोर इस तरह से छोटे छोटे घटक दलों को एकजुट करके 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ताकि विपक्ष अपना पीएम चेहरा तय कर सके। और ऐसे में प्रधानमंत्री बनने की, भारत के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदें जो हैं न जाने कईयों के दिल में हिलोरे मार रहा है। राहुल गांधी तो तैनात बैठे ही हुए हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी मोदी के सामने अपने आप को सबसे मजबूत विपक्ष मान रही हैं। वहीं शरद पवार की ये उम्मीद जो है न जाने कई ज़माने से हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास उम्र है और आने वाले वक्त में मेरे पास समय भी कम है। यूपी में आपको बता दें कि फ़िलहाल कोई बदलाव जो मीडिया बोल रही है वो उस मीडिया की बात छोड़ दें, वो मीडिया तो कुछ भी बकती रहती है। लेकिन आपको अगर एक अच्छी एनालिसिस के साथ एक आईक्यू लेवल को मेंटेन करते हुए दिमागी तौर पे सोचने के साथ अगर आप देखें तो यूपी में बदलाव के कोई भी गुंजाइश नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के महज कुछ महीने रह गए हैं। ऐसे में इससे पहले अगर कोई भी बदलाव, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, वहाँ पे पार्टी अध्यक्ष बदला जा सकता है प्रदेश का, या मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले अगर इस तरह के बदलाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये अविश्वास पैदा करने वाली स्थिति होगी। और जहाँ इतना दमदार मुख्यमंत्री हो वहाँ बदलाव की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ जो रूठे हैं उनको मनाने की कवायद होए, तोड़ फोड़ की इस राजनीति में जितिन प्रसाद जैसे कुछ और चेहरे ढूंढे जाएं और साथ ही कुछ अपने जो रूठे हुए हैं उनको मनाने के लिए
थोड़ी बहुत रेवड़ियाँ बांटी जाएं, प्रशासनिक तौर पे अपने लोगों को लाया जाए और प्रशासन को इतना मजबूत किया जाए कि मुख्यमंत्री के हर हुक्मों को वो तामील करने में बिल्कुल दुरुस्त नज़र आए। शायद यही कुछ हो सकता है। वैसे यही होना भी चाहिए, क्योंकि अगर बदलाव होती है, अगर अध्यक्ष बदला जाता है उत्तर प्रदेश का, तो कहीं ना कहीं उस अध्यक्ष को अपनी टीम खड़ी करने में कुछ महीनों का वक्त लग जाएगा और ऐसे में चुनाव आ जाएगा, तो आखिर उसकी वो नई टीम क्या इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी, ये सवाल है बीजेपी के दिल में भी होगा। जब अगर मेरे दिल में आ सकता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा और ऐसे में बदलाव की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस पॉलराइजेशन की राजनीति का आरोप बीजेपी पे लगता रहा है और ऐसा माना जाता है कि वो करती है, अगर यही सच है तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी से सशक्त चेहरा कोई नहीं मिल सकता है। कैबिनेट भरपूर काम कर रही है और ऐसे में बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं नज़र आ रही है। वहाँ पे ज़रूरत अगर बस नज़र आ रही है तो ग्राउंड में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से बिछे हुए नज़र आने चाहिए और शायद इसी स्ट्रैटेजी पे बात करने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुँचे और मैराथन मीटिंग करते हुए लखनऊ चले गए। कोरोना को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आने वाले वेव के लिए क्या तैयारी है और जो वेव गया है उसको लेकर के जो कुछ मन मुटाव और शिकायतें हैं उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर भी बातचीत ज़रूर हुई होगी। लेकिन इन सब के बीच में ये ज़रूर देखना होगा कि किस तरह से राजनीति दल बदल में अपना विश्वास खो देती है। उद्धव ठाकरे लगातार संकेत दे रहे हैं कांग्रेस को की ओर, एकदम बयानों के जो बंदूक चला रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी कोशिश है कि या तो इन बयानों से बीजेपी संकेत समझे और उनको ऑफ़र दे, या कांग्रेस अपने आप को अपमानित महसूस करे और उन्हें छोड़कर चली जाए ताकि नई समीकरण बैठने का मौका मिल जाए। टीएमसी ममता बनर्जी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा बूस्टअप लीडर इस देश की नज़र आ रही हैं, जो हर देश के हर कानून को अपने ठेंगे पे रख रही हैं। उनको ये जो धर्म के आधार पे जो वायलेंस हो रहा है उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने राज्य में कोई जांच होने नहीं देना चाहती, वो अपने राज्य में राज्यपाल की नहीं सुनती हैं, वो हिंदुओं को शायद दरकिनार रखी हुई हैं। यही वजह है कि इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में 70% पे 30% भारी पड़ा, या यूँ कहें कि इस तुष्टीकरण की राजनीति में ये जो बहुसंख्यक कहे जाने वाला 70% है, वो इस कदर डरा हुआ है कि उसके अपने कोई विचार बन नहीं पा रहे हैं और वो पलायन को मजबूर है। वो पिटता है, वो मार खाता है, वो अपनी जान गंवाता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ क्या सुनिश्चितता होगी, मुख्यमंत्री और प्रशासन किस तरह से उनको सुरक्षित रखेगा और उनके चारों तरफ सुरक्षा की वो बाउंड्री मुहैया करवा पाएगा, इसको लेकर के वो शायद इतने आशंकित हैं कि उन्हें पता है कि अगर मैं अपनी गुहार लेकर थाने पहुंचूं या प्रशासन के पास पहुंचूं या मुख्यमंत्री के पास पहुंचूं तो उसका अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बलिदान होगा। इन सब के बीच में मुकुल रॉय, टीएमसी के पूर्व नेता, दिग्गज नेता, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी माने जाते थे, और जब शारदा घोटाला की आग उनके दामन तक पहुंची तो वो अपने आप को बचाने के लिए सीधे बीजेपी के दामन को थाम लिए। लेकिन उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी का स्पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में भी ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन शायद बीजेपी मुकुल रॉय के जो कसौटी थी
जो उनकी उम्मीदें थीं उस पे खरी नहीं उतर पाई और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर डंके के चोट पे सत्ता में पहुंची। मुकुल रॉय इससे इतने आहत हुए कि वो फिर बीजेपी का दामन छोड़कर और टीएमसी में शामिल हो गए। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, ऐसे हालात में बीजेपी के साथ काम करना नामुमकिन है। लेकिन यही मुकुल रॉय मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जब मुकुल रॉय टीएमसी से बीजेपी में आए थे तब भी मैंने उनको दिल्ली में कवर किया था। उसके बाद उनके कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पश्चिम बंगाल के हिंसा वाले हालात को लेकर के बीजेपी के हेडक्वार्टर पे हुए, उसमें उसको भी मैंने कवर किया। एक वो वाक़या मुझे याद है जब वो विक्टिम फैमिली के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ वो दिल्ली पहुंचे थे। ये पीड़ित हिंदू परिवार थे जो लगातार हिंसा के शिकार बन रहे थे। उनके परिजनों को मार दिया जा रहा था। उनके साथ इतनी मार पिटाई हो रही थी कि वो चोट, वो निशान पूरे शरीर पे नज़र आ रहा था। और मुकुल रॉय उनको यहाँ दिल्ली में ला करके ये गुहार लगाए थे कि आखिर केंद्र सरकार इनके लिए कुछ क्यों नहीं करती है। ये हिंदू परिवार जो हैं किस तरह से कम्युनल हिंसा के शिकार हो रहे हैं और ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, अलगाव वाली राजनीति कर रही हैं, अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रही हैं और बहुसंख्यकों को उसका बलिदान देना पड़ रहा है। उनके आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। अब क्या माना जाए कि वो परिस्थिति तो आज भी कायम है, लेकिन जिनको बचाने के लिए और जिनको बचाने के नाम पे मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हुए थे, आज उनका दामन छोड़ के वो फिर से उसी हिंसा के साक्षी बनने चल पड़े हैं, टीएमसी में शामिल हो गए। जनता आखिर कितनी ठगी सी महसूस कर रही होगी। राजनीति ये क्या ना करवाए। मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई मुकुल रॉय की बात नहीं है। ऐसे कई नेता आपको देखने को मिलेंगे जिनके दामन पे जब करप्शन का दाग लगा है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कोई ना कोई जुगाड़ करते हुए वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और जब दाग छूट जाते हैं तो वो फिर घर वापसी कर लेते हैं। और बीजेपी ये कहते हुए कि क्योंकि सत्ता में रहना है और इसका एक्सपेंशन ज़रूरी है, इसलिए ये दाग अच्छे हैं ना, ये कहते हुए उनको अपने आगोश में ले लेती है। क्या बीजेपी गंगा मैया की तरह हो गई है कि जो भी इस गंगा मैया में डुबकी लगाता है वो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और बैतरणी पार कर जाता है। मुकुल रॉय के सारे पाप धुल चुके हैं, वो बैतरणी पार कर चुके हैं और अब अपने घर वापसी करते हुए वो फिर से वही जिस हिंसा पे उनके आंखों में आंसू आए थे, उसी हिंसा के चश्मदीद रहेंगे और कहीं ना कहीं उसको दरकिनार करते हुए, उसको अनदेखा करते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मैं यहाँ जो विश्लेषण कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये हमारे सरोकार की बातें हैं। ये बात वो है जिसमें हमारी सुरक्षा, हमारी सफलता, हमारा विकास और हमारा चयन सब कुछ समाहित है। आगे जब भी किसी को चुने, ये ज़रूर ध्यान में रखें कि वो व्यक्ति आखिर किस जनाधार के साथ और किस मान मर्यादा के साथ अपने कौन से दाग लेकर आया है। क्योंकि समाज सुरक्षित रहना है तो कहीं ना कहीं नेता साफ़ सुथरा होना बेहद ज़रूरी है। आज पश्चिम बंगाल के हालात बेहद ख़राब हैं। वहाँ के हिंदू पलायन को मजबूर हैं। रोज़ आए दिन कम्युनल हिंसा हो रहा है और न जाने कितने लोगों की जानें जा रही हैं। मुकुल रॉय जिन लोगों के नाम पे राजनीति करते हुए वो बीजेपी में शामिल हुए, आज उसी हिंसा के चश्मदीद बनते हुए वो टीएमसी में फिर वापस चले गए हैं। उनका कहना है कि ये हिंसा का माहौल जो है वही बीजेपी में काम करने को
के काबिल नहीं रह गया है। शायद सत्ता ऐसी ही होती है। इस तरह के एनालिसिस के लिए, इस तरह की गहराई वाली बातचीत के लिए हम आगे भी आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन आप इसका हिस्सा बने और इसे जन जन तक पहुंचाएं। इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपनी सलाह, अपना जो वक्तव्य है, आप क्या कुछ सुनना चाहते हैं, आपको क्या लगता है इस वीडियो को देख करके कि क्या और बातें रखी जा सकती हैं, उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, मगर सर्वोपरि इस देश की जनता है। और आज के हालात में जिस तरह से 30% 70% को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो मानवता है वो मरती हुई नज़र आ रही है। सत्ता की लालच में नेता हर तरफ इस तरह की भूमिका में नज़र आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो सर्वमान्य हैं, चाहे वो कुछ भी कर लें, वो दाग धुल ही जाते हैं। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो एनालिसिस यहाँ देखने को मिलेगा वो वहाँ, जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जो सो कॉल मीडिया आजकल हो गई है, जो सच्चाई वाली बातें नहीं दिखाती है, वो ऐसे एजेंडा सेट करती है, ऐसा परसेप्शन तैयार करती है कि आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उन्माद, आक्रोश, गुस्सा और जहर ही आ जाता है। उससे बचें और दिमागी तौर पे अपने देश हित में, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने वो परसेप्शन को तैयार करें जो आपकी आँखों से देखा गया हो और खुले दिमाग से सोचा गया हो। नमस्कार।